नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस कॉलम पे जो एक्सपेरिमेंट होता है। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट हम लैब में भी परफॉर्म करते हैं टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और क्लास में भी डिस्कस किया जाता है। ए ट्यूनिंग फोक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ग्लास ट्यूब। हमने ग्लास ट्यूब में एक रेजोनेंस प्रोड्यूस किया है ट्यूनिंग फोक से। द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय वेरिएबल पिस्टन। हम ग्लास ट्यूब की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है पिस्टन के थ्रू करेंगे, लैब में हम पानी के थ्रू करते हैं। हम ग्लास ट्यूब में पानी भर के पानी का लेवल चेंज करके हम ग्लास ट्यूब के लेंथ को चेंज करते हैं। एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर प्रोड्यूस्ड एंड 20 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। हमने दो बार रेजोनेंस ऑब्टेन किया है, एक बार 20 सेंटीमीटर पर, अगली बार 73। If the frequency of tuning fork is 320, then velocity of sound in air. देखिए रेजोनेंस कॉलम हम लैब में भी करते हैं, क्लास में भी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इन रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बराबर होता है 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक ब्रैकेट सेकंड रेजोनेंस लेंथ माइनस फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट लग जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 320 है, सेकेंड रेजोनेंस 73 सेंटीमीटर में मिला है, 0.73 मीटर हो जाएगा। पहले रेजोनेंस 20 सेंटीमीटर मिला है, 0.20 मीटर हो जाएगा। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर आप इसको लिखेंगे v इक्वल्स टू 2 इंटू 320, 0.73 से 0.2 माइनस करेंगे बेटा, यह आएगा 0.53। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली 339 आ जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो साउंड की स्पीड मेजर होगी वो 339 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है बेटा। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। देखिए सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप किसके बराबर है? वो है आपका फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप सीओपी। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ओपन पाइप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे NV/2L ओपन, और एन की वैल्यू जो होती है वो ओवरटोन से एक ज्यादा होती है। ओवरटोन अगर सेकंड है तो ये एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। क्लोज ऑर्गन पाइप में फॉर्मूला होता है n-12 V/2L। ये फॉर्मूला होता है क्लोज ऑर्गन पाइप का। और अगेन ओवरटोन 1 है तो n की वैल्यू 2 होगी। n की वैल्यू फॉर्मूले में हमेशा ओवरटोन से एक ज्यादा होती है, तो जितना भी ओवरटोन दिया n की वैल्यू से एक ज्यादा पुट होगी। अब n की वैल्यू में 3 लूं तो ये आएगा 3V/2LO। ये लेंथ ऑफ ओपन पाइप है। n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 माइनस हाफ कर दीजिए, V/2LC लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। अगेन मैंने लेंथ अलग अलग ली, स्पीड ऑफ साउंड सेम ली है, क्योंकि ऑर्गन पाइप में कुछ ना दिया हो तो एयर मानते हैं। अगर दोनों पाइप में एयर है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो दोनों जगह सेम रहेगी, तो इसलिए मैंने ओपन पाइप में भी साउंड की स्पीड भी ली, क्लोज पाइप के अंदर भी ली। ठीक है बेटा। अब आगे लिखा है द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज, पूछ रहा है ओपन पाइप की लेंथ क्या होगी। अभी निकालेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ये 3V/2LO, 2 माइनस हाफ आता है 3/2, तो 3/2V/2 टाइम्स LC। लेंथ ऑफ क्लोज पाइप दिया है L है, इस तरह से चेक कर लीजिए। अब यहां से आप कैंसिलेशन करें अगर बेटा आप, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल होगा, V से V, नीचे वाला 2 भी चला जाएगा। अब ये 2L उधर ले जाइए, LO को उधर, तो ये आ जाएगा 2L इक्वल्स टू LO। ओपन पाइप की लेंथ 2 टाइम्स है लेंथ ऑफ क्लोज पाइप के, तो आंसर आ जाएगा बेटे 2L। चेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं और टोटल लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ठीक है।
आगे लिखा है इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 एंड 315 हर्ट्ज। कहता है इस स्ट्रिंग में दो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टैंडिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये वो दो फ्रीक्वेंसी है जिस पर स्टैंडिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। पहली वैल्यू 315, दूसरी वैल्यू 420। छोटी वैल्यू को पहले लिख दिया करो, बड़ी वैल्यू को बाद में, ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिखा करो। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में कोई और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब 315 पे जो स्टैंडिंग वेव आएगी, फिर अगली स्टैंडिंग 420 में आएगी, इनके बीच में कोई और फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। द लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज, बताइए लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे मिलेगी? देखिए अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। जब एग्जामिनर आपको 2 या 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे जिस पे रेजोनेंस आया हो और वो आपसे फंडामेंटल पूछे, तो एक काम क्या करो, जो उसने 2 फ्रीक्वेंसी दी है उनका रेशियो निकाल लिया करो। आप इनका रेशियो निकाल लें तो यह आएगा 3:4। अब 315 के नीचे उसका रेशियो लिखो, 315 का रेशियो 3 है वो लिख दो, 420 के सामने उसका रेशियो लिख दो। ऐसे तो जब भी एग्जामिनर आपको 2 या 2 से ज्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे तो शुरू की 2 फ्रीक्वेंसी उठा लो, वो भले ही 50 दे, तुम 2 लेना, बस शुरू की 2, उनको सीक्वेंस वाइज लिखो, उन 2 का रेशियो निकालो और रेशियो निकाल के उसके नीचे लिख दो। अब किसी भी फ्रीक्वेंसी को उसी के रेशियो से डिवाइड कर दो, क्या तो 315 को 3 से कर दो या 420 को 4, किसी को भी। क्या होगा उससे? जब किसी की फ्रीक्वेंसी को उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो अगर आप 315 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे देगा 105। आप 420 को 4 से करते तो भी ये आंसर आता है 105, तो आंसर आ गया 105 हर्ट्ज, ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ N1, N2, N3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट इनटू व्हिच स्ट्रिंग इज डिवाइडेड। देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट अस से लेंथ L, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, L1, L2, L3 ऐसे। अच्छा, एक स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो टोटल लेंथ उन तीनों की लेंथ के सम के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन 1, ठीक है। पहले सेंटेंस में यही लिखा है और एग्जामिनर ने क्या दी है, उन तीनों की, इन तीनों सेगमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है। अगेन जब स्ट्रिंग का टाइप ना बताए तो बोथ एंड फिक्स मानते हैं, और बोथ एंड फिक्स में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/2L, तो यहां से मैं L को लिख सकता हूं V/2F, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको L1 को लिखूंगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V/2F, और पहले सेगमेंट का फंडामेंटल क्या दिया है, N1। सिमिलरली ये फॉर्मूला सेकंड सेगमेंट पे लगाऊंगा V/2N2, सिमिलर फॉर्मूला थर्ड सेगमेंट पे लगाऊंगा V/2N3। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ L थी, हमने उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, L1, L2, L3। क्योंकि L को ही डिवाइड किया है तो L बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक। अब इन तीनों सेगमेंट की फंडामेंटल पता है। अब बोथ एंड फिक्स में फंडामेंटल का फॉर्मूला ये है, जहां से मैं लेंथ को V/2F लिख सकता हूं, तो मैं इस फॉर्मूले को पहले फर्स्ट सेगमेंट पे लगाऊंगा, फिर सेकंड सेगमेंट पे और फिर थर्ड सेगमेंट। आगे देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज, ओरिजिनल का मतलब क्या है कि जब हमने सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया था, जब पूरी स्ट्रिंग थी, तो उस पूरी स्ट्रिंग की फंडामेंटल कितनी है, n है। फर्स्ट सेगमेंट का फंडामेंटल N1 है, सेकंड सेगमेंट का फंडामेंटल N2, थर्ड का फंडामेंटल N3, और जब टोटल स्ट्रिंग 1 थी तब फंडामेंटल क्या था, N। तो अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओ V/2F, और F कितना दिया है, पूरी स्ट्रिंग का F है N।
तो अच्छी तरह समझ लीजिए, मेरे पास एक स्ट्रिंग थी लेंथ L की, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, L1, L2, L3। मैंने L को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो टोटल लेंथ L बराबर होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, अब मुझे सबके फंडामेंटल पता है, मुझे फर्स्ट सेगमेंट का भी फंडामेंटल पता है, सेकंड का भी पता है, थर्ड का भी, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी एज ए होल उसका भी पता है। तो मेरे पास जो रिलेशन है वो इनकी लेंथ में है, मगर मुझे जो पता है वो उनके फंडामेंटल पता है। तो मैंने फंडामेंटल के फॉर्मूले से एल का फॉर्मूला बना लिया और इस एल को मैंने सब जगह पुट कर दिया। आप देख सकते हैं v/2 थ्रू आउट कैंसल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे मैंने एक ही स्ट्रिंग के 3 टुकड़े किए थे, तो स्ट्रिंग का मेटेरियल तो सेम रहेगा ना। जब एक ही स्ट्रिंग के 3 टुकड़े किए हैं तो स्ट्रिंग तो वही है, वही पहले एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, उसी के आपने 3 टुकड़े किए, क्योंकि स्ट्रिंग वही है तो उसमें टेंशन भी थ्रू आउट वही रहेगी, उसका मेटेरियल भी वही रहेगा। तो v स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग थ्रू आउट क्या रहेगी? सेम। अब v/2 का आप थ्रू आउट कैंसिल कर दें तो बेटे यहां से क्या बचेगा? अब v/2 कैंसिल होगा तो बेटे आएगा 1/n इक्वल्स टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नीट में शायद 2 या 3 बार रिपीट हुआ है बेटे। आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन ए। चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गन पाइप में है। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन अगेन स्टैंडिंग वाइब्रेशन को बोलते हैं। The number of possible natural oscillation of air column in a pipe closed at one end of length 85 centimeter whose frequency lie between 1 to 50। देखिए वो कहता है कि मुझे ये बताओ मैं कितने नेचुरल ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकता हूं एक क्लोज पाइप में जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो। मेरे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, मैं उसके अंदर नेचुरल ऑसिलेशन पैदा करना चाहता हूं, मैं उसके अंदर स्टैंडिंग वाइब्रेशन पैदा करना चाहता हूं। तो कितनी स्टैंडिंग वाइब्रेशन मैं पैदा कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि उन सब की फ्रीक्वेंसी 1250 से क्या होनी चाहिए? कम। तो मुझे आपको बताना है कि कितने पॉसिबल स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की जा सकती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n-12 v/2l। ये जो n देख रहे हैं, ये n आपको नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बताएगा। फॉर्मूले में जितना भी n होता है उतनी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। तो अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं तो अगर n 2 आएगा तो उसका मतलब 2 स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है दिस कंडीशन के साथ। और अगर n की वैल्यू 3 आए इसका मतलब 3 स्टैंडिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो सकती है इस कंडीशन के साथ। तो अगर मैं n निकाल दूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कितनी स्टैंडिंग वेव बन सकती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से क्या हो? कम। तो मैं n की वैल्यू निकाल देता हूं। v कितना है बेटे? साउंड की स्पीड 340, लेंथ कितना है? 85 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो मुझे क्लोज पाइप में वो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बताना है। मुझे बताना है मेरे क्लोज पाइप में कितनी स्टैंडिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस की जा सकती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो। तो मुझे वो वाइब्रेशन चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो, और क्लोज पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है। तो यहां मैं n बताऊंगा, और इस फॉर्मूले में जो n है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन ही बताता है। ये आपको बताएगा कि 1250 से कम कितनी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है। अब यहां पर सारे टर्म ये उधर ले जाइए बेटा, तो ये इधर आ जाएगा बेटे ऐसे n-12 लेस देन 1250 इंटू 2 इंटू 0.85 डिवाइड बाय 340, इस तरह से। देखिए 85 340 को 4 से कैंसिल करेगा, अगर वो 85 है, ये पॉइंट, तो 2 डेसिमल बच जाएंगे 10 की पावर -2। अब ये 2 इसे 4 2 से कैंसिल करेगा, ये 2 से 625 से कैंसिल करेगा।
10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा n माइनस हाफ लेस देन 6.25, माइनस हाफ उधर ले जाइए तो ये आएगा आपका 6.7। तो n की वैल्यू 6.75 से कम होगी, यानी कि आप जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेंगे वो 6.75 से कम। अब देखिए स्टैंडिंग वेव के नंबर इंटीजर में होते हैं, आप एक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 वेव, 3 वेव, तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वाइब्रेशन जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो इंटीजर में होंगे। तो मुझे बताओ ऐसे कितने इंटीजर पॉसिबल हैं जो 6.75 से कम होंगे। n इक्वल्स टू 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं, 4, 5, 6, 7 नहीं, क्योंकि मुझे वो इंटीजर चाहिए जो 6.75 से कम हो। सर वो इतने होंगे बस, ये 6 पॉसिबल इंटीजर हैं। मैं n इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो भी स्टैंडिंग वाइब्रेशन आएगी, n इक्वल्स टू 2 लूंगा तो भी स्टैंडिंग वाइब्रेशन आएगी, n इक्वल्स टू 6 तक मैं ले सकता हूं, 7 नहीं अलाउड होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि अगर हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1250 से कम रहे तो n की वैल्यू 6.75 से कम होनी चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर पॉसिबल है जो 6.75 से कम है? सिर्फ 6 इंटीजर है। हाँ, तो यही 6 इंटीजर रखेंगे तो आपको हर एक n की वैल्यू से एक स्टैंडिंग वेव मिलेगी। तो टोटल 6 n की वैल्यू है, टोटल 6 स्टैंडिंग वेव आप ऐसी प्रोड्यूस कर पाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम है। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ 6 स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, आप स्टैंडिंग वेव और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर उसने एक शर्त लगाई थी कि आप वो वाली स्टैंडिंग वेव बताइए जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो। तो ऐसी स्टैंडिंग वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 1250 से कम हो वो बस यही 6 अलाउड होगी। तो हमें आंसर क्या देना है बेटे? 6 देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जिससे आपने स्ट्रेच कर रखा, उसमें टेंशन प्रोड्यूस्ड है। आगे लिखा है इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब लूप, आपकी स्ट्रिंग 5 लूप में वाइब्रेट करेगी, 5 लूप में। और आपको याद दिला दूं एक लूप की लेंथ λ/2 होती है, तो टोटल 5 लूप की जो लेंथ होगी वो 5 λ/2 होगी। ये मैंने ऐसी बना दिए हैं, हर लूप इक्वल लेंथ का होता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रिंग 5 लूप में वाइब्रेट करेगी और एक लूप की लेंथ λ/2 है, तो टोटल लेंथ जो आएगी बेटा वो 5 λ/2 आएगी, जो कि एग्जामिनर ने 10 दे रखी है। तो यहां से वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 4 मीटर। तो क्वेश्चन में लिखा बेटे स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट। हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसमें हमने स्टैंडिंग वाइब्रेशन प्रोड्यूस की है, एक ऐसी स्टैंडिंग वाइब्रेशन जिसमें 5 लूप बनते हैं। अब इस हिसाब से स्ट्रिंग की टोटल लेंथ 5 λ/2 होनी चाहिए, और टोटल लेंथ क्योंकि 10 मीटर है तो यहां से वेवलेंथ निकल गई। अब इसमें एक डाउट आता है कि सर आपने स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स क्यों ली है, वन एंड फिक्स क्यों नहीं ली? 5 सेगमेंट है, बोथ एंड फिक्स में जो सेगमेंट बनते हैं वो इंटीजर फॉर्म में बनते हैं। जो बोथ एंड फिक्स स्ट्रिंग होती है उसमें एक लूप बन सकता है, 2 लूप, 3 लूप। बोथ एंड फिक्स में जो लूप बनते हैं वो इंटीजर में बनते हैं। वन एंड फिक्स में जो लूप बनते हैं वो 0.5 के टर्म्स में मिलते हैं, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। बोथ एंड फिक्स में जो लूप बनते हैं वो इंटीग्रल फॉर्म में बनते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप एंड सो ऑन। वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री के अंदर जो लूप बनते हैं वो 0.5 के मल्टीपल में बनते हैं, 0.5 लूप, 1.5 लूप, 2.5 लूप एंड सो ऑन। अब क्योंकि 5 सेगमेंट में बना है तो इंटीजर फॉर्म में बना है, तो इससे क्लियर होता है कि स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स है। अब वेवलेंथ निकल गई तो v का फॉर्मूला होता है f लैम्डा। वेलोसिटी ऑफ वेव 20 है, फ्रीक्वेंसी पता नहीं और वेवलेंथ 4 है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ गई। तो बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा? 5 हर्ट्ज हो गई। चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग A and B made of same material are slightly out of the tune and produce
6 बीट फ्रीक्वेंसी। हमारे पास गिटार में 2 स्ट्रिंग हैं जिनका मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम का मतलब उनकी डेंसिटी तो सेम है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी हल्की सी अलग अलग है। और आपको पता है अगर 2 वेव की फ्रीक्वेंसी हल्की सी अलग अलग होगी तो उससे बीट्स प्रोड्यूस होती है। वो यही कह रहा है, इन गिटार 2 स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ द ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F1 माइनस F2 का मॉड। मॉड का मतलब यह है कि आप बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। अब बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, अब हमें क्या पता कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है कौन सी छोटी। एग्जामिनर ने बस ये कहा है कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग है ए एंड बी जो हल्की सी आउट ऑफ ट्यून है, यानी कि हल्की सी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये तो बताया नहीं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम। तो अगर मैं मान लूं कि ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और बी की कम है तो मैं एफ ए माइनस एफ बी लिखूंगा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एफ बी माइनस एफ ए। भाई मुझे नहीं पता ना किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम है। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है मॉड F1 माइनस F2। मॉड का मतलब यह है कि आप बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक, अब बीट फ्रीक्वेंसी तो 6 है तो मुझे बड़ी में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, मगर मुझे नहीं पता ए की फ्रीक्वेंसी बड़ी है बी की। अगर ए की फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो एफ ए माइनस एफ बी 6 होगा, और अगर एफ बी बड़ा है तो एफ बी माइनस एफ ए 6 होगा। तो ये भी सही सिचुएशन हो सकती है और ये भी, इनमें से कोई एक सही है और एक गलत है, मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत है। आगे पढ़ते हैं। When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 hertz। कहता है कि अगर मैं B की टेंशन बढ़ा दूं, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NV/2L। गिटार में जो स्ट्रिंग होती है बोथ एंड फिक्स होती है, और बोथ एंड फिक्स में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L होता है, और आपको पता है स्ट्रिंग में V क्या होता है √T/μ। ठीक है, तो गिटार की स्ट्रिंग बोथ एंड फिक्स होती है, और बोथ एंड फिक्स में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, जिसमें स्पीड ऑफ वेव को ऐसे लिखेंगे। अगर आप बी की टेंशन डिक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्टली आप बी की फ्रीक्वेंसी कम करेंगे। तो आपने बी की फ्रीक्वेंसी क्या की है, कम की है। अब बताओ अगर मैं इस रिलेशन में एफ बी को कम करता हूं तो मैं नेगेटिव टर्म को कम कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में अगर नेगेटिव टर्म को कम करते हैं तो रिजल्ट इंक्रीज होता है, 6 बढ़कर ज्यादा हो जाएगा। वो भी यही कह रहा है, व्हेन टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अगर आप बी स्ट्रिंग में टेंशन कम करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सब पहली इक्वेशन को देखो, पहली इक्वेशन में जब मैं बी में टेंशन कम करूंगा तो बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो नेगेटिव टर्म घटेगा यानी कि रिजल्ट बढ़ेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है ना उसके हिसाब से इक्वेशन परफेक्ट है, यानी कि इक्वेशन तो सही है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी इक्वेशन को देखता हूं, अगर मैं बी की टेंशन कम करूंगा तो बी की फ्रीक्वेंसी कम होगी। बी की फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब पॉजिटिव टर्म को कम करूंगा। मैथमेटिक्स कहती है अगर पॉजिटिव टर्म घटेगा तो रिजल्ट भी घटेगा, तो बी की फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए। मगर क्वेश्चन में साफ लिखा है कि बी की टेंशन कम करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यह फॉर्मूला कहता है कि बी की फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये वाली बात, ये वाली इक्वेशन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करती, ये गलत हो गया। यानी कि क्लियर हो गया कि ये वाली इक्वेशन परफेक्ट है। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, 6 किसके बराबर आएगा, एफ ए माइनस एफ बी। अब ये डिसाइड हो गया कि यही फॉर्मूला करेक्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी। अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो बताओ बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो बस यहां से बी की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, 524। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटे, ऑप्शन ए हो गया, चेक कर लीजिए।